5 इंपॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस इस लेवल तक पहुंच चुकी है वो हम देखेंगे। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वहाँ के गवर्नमेंट की बैड इकोनॉमिक पॉलिसीज़। ऐसे बहुत बड़े सारे रीज़न है, उसमें उन पॉलिसीज़ में क्या क्या है वो सब हम डिटेल में नहीं स्टडी करेंगे, बस इतना देखेंगे कि बैड इकोनॉमिक पॉलिसी में कुछ एग्जांपल देख लेंगे कि मैं किस तरफ डायरेक्शन क्या दे रहा हूँ। बैड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वहाँ की गवर्नमेंट की में उन्होंने क्या किया, बहुत हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर में हेवी इन्वेस्टमेंट किया जो कि बिल्कुल वायबल नहीं थे, जिससे कि बहुत, जैसे मान लीजिए 10-20 हज़ार करोड़ का प्रोजेक्ट आपने शुरू किया और उससे इनकम मिल रहा 5 करोड़ 10 करोड़ का, तो इस तरह के प्रोजेक्ट उन्होंने कई शुरू किए, जैसे कि हम्बनटोटा उनमें से एक है। हम्बनटोटा पोर्ट जो है, अभी श्रीलंका ने इसमें इतना नुकसान हो रहा था कि उसने चाइना को 99 साल के लीज पे दे दिया। ऐसे ही एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाया जिसमें मोर देन 2 और 3 लाख की कैपेसिटी है पर ईयर, लेकिन आते हैं 3 या 4 हज़ार लोग, तो ये भी एक वायबल नहीं है, ये भी नहीं है। ऐसे ही एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनवाया जो कि खास फ्रूटफुल नहीं रहा। तो ऐसे बड़े सारे मेजर प्रोजेक्ट जो कि हेवी इन्वेस्टमेंट हुआ जिससे इनका खजाना खाली हुआ, फॉरेक्स ख़त्म हुआ, लेकिन वो वायबल नहीं थे, बल्कि और नहीं तो लगभग ये जो चाइना का डेब्ट ट्रैप कहा जाता है उसमें फंसता गया। हम्बनटोटा तो 99 साल के लिए दे दिया, ऐसे ही और भी प्रोजेक्ट रहे। तो अब डायरेक्शन देख रहे हैं ना, इस तरह की बैड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एक बड़ा कारण है इकोनॉमिक क्राइसिस के श्रीलंका के। इसके बाद क्या हुआ 2019 में, ऐसे तो कई दशकों का ये समस्या है, ऐसा नहीं है कि कोई करंट रीज़न हम बस डिस्कस कर रहे हैं कि क्या वजह रही, लेकिन ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये बड़ा लंबा प्रॉब्लम है कि कई दशक से इनको जो इन लोगों ने डिसीज़न लिया, जिस तरह की पॉलिसीज़ फॉलो कर रहे थे उसके कारण हुआ। लेकिन करंट जो कुछ सिचुएशन बना उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। 2019 में क्या हुआ, ईस्टर संडे के दिन एक क्रिश्चियन फेस्टिवल होता है, सीरियल बम ब्लास्ट हुआ। मुस्लिम आतंकवादियों ने सीरियल बम ब्लास्ट किया। वहाँ पे भी मुसलमानों का पॉपुलेशन 9 to 10% है श्रीलंका में भी। तो सीरियल बम ब्लास्ट हुआ जिसमें मोर देन 200-300 लोग मरे। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ का जो टूरिज़्म सेक्टर है वो बहुत हैम्पर हुआ। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लीजिए कि वहाँ के जीडीपी का 10% श्रीलंका के टूरिज़्म से आता है, जो कि एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट है। आप समझिए कि भारत 2-3% के लिए टूरिज़्म के लिए फ़ाइट कर रहा है, 10% तो बहुत ज़्यादा होता है। तो 10% श्रीलंका की अर्निंग का सिर्फ क्या है, जीडीपी का 10% टूरिज़्म से है। तो इसलिए इस तरह के इंसिडेंट जब श्रीलंका जैसे देश में होता है तो वो उनके जीडीपी पे बहुत बड़ा खतरा होता है। तो उसकी वजह से बहुत हैम्पर हुआ। यूरोपियन कंट्रीज़ ने बड़े सारे सर्कुलर जारी किए वहाँ के लोगों के लिए। नॉर्मली वहाँ से जो लोग आते हैं यूरोप से या बाकी जगह से, तो उसी से इनकम होता है इनका। तो इस तरह का इससे क्या हुआ, मतलब कमी आई वहाँ पे टूरिज़्म में। फिर क्या हुआ, अभी 2020 में हम सब जानते हैं कोविड-19 के केसेस बढ़ना शुरू हो गए। तो कोविड-19 तो पूरी दुनिया को ही इकोनॉमिकली समझ जाइए ब्लॉक कर दिया था। तो कोविड-19 ने तो ग्लोबल इम्पैक्ट किया ही, सभी देशों के साथ ऐसा हुआ। लेकिन श्रीलंका या कोई भी ऐसी इकॉनमी जो कि टूरिज़्म डिपेंडेंट थी, उस पे कोविड-19 का इम्पैक्ट हेवी था, क्योंकि सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ कोविड-19 का वो टूरिज़्म इंडस्ट्री पे ही हुआ। तो क्या हुआ, इससे भी वहाँ के फॉरेक्स में एक कमी देखी गई, एक डिप देखा गया इस वजह से। फिर क्या हुआ 2020 के दौरान जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आया, उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहाँ के इनकम टैक्स में एक सिग्निफिकेंट कमी की। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं आजकल चुनाव होता है तो इस तरह के बहुत पॉपुलिस्ट वादे किए जाते हैं कि आपको फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री टैक्स वगैरह वगैरह। तो उसमें टैक्स में बहुत कमी का उन्होंने वादा किया था, और जब सरकार बन के आई तो टैक्स में बहुत कमी की। और टैक्स में कमी के बाद इनकम टैक्स में जो कमी हुई उसकी वजह से श्रीलंका का जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक है वैसे ही वहाँ पे सेंट्रल बैंक है, तो उसमें फॉरेक्स में तो कमी थी ही, और बाकी इनका खजाना डोमेस्टिक जो पैसा इकट्ठा होता है उसमें भी कमी आ गई। तो अब ये भी एक, पहले से स्कैर्सिटी थी और कमी आ गई।
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है करंट क्राइसिस का। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक इस तरह का डिसीज़न लिया इसी दौरान, इसके बाद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसी दौरान 2-3 सालों में ही, कि वहाँ की गवर्नमेंट ने एक डिसीज़न लिया एग्रीकल्चर सेक्टर में कि वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट हो जाएंगे। तो वैसे तो ये एक अच्छा डिसीज़न हो सकता था अगर ये स्टेप वाइज किया जाता, एक पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे शुरू किया जाता, या क्रमशः करते, छोटे जगह पे शुरुआत करके फिर उसका सक्सेस देख करके धीरे धीरे उसको ये लॉन्च किया जाता, तो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होता। लेकिन इन्होंने क्या किया, ओवरनाइट शिफ्ट कर दिया कि कल से सारे केमिकल फर्टिलाइजर बंद हो गए, सारे हर्बिसाइड्स बंद हो गए, सारे पेस्टिसाइड्स बंद हो गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर जो फूड सिक्योरिटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो बहुत हैम्पर हुआ। उसमें क्या हुआ, फूड प्रोडक्शन में कमी आई। फिर क्या देखा गया कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ने लगा फूड में। तो अब जब फूड सप्लाई की कमी का मतलब है देश बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ जा रहा है, क्योंकि फूड सप्लाई तो सबसे ज़रूरी, फूड सिक्योरिटी। तो उसमें जब कमी आई तो तेज़ी से क्या हुआ, दाम बढ़ने लगे चीज़ों के। तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने एक और स्टेप लिया कि फूड प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए इन्होंने एक नियम बना दिया कि इससे ज़्यादा महंगा नहीं हो सकता। अब ये भी एक नेगेटिवली हैम्पर किया, क्योंकि अगर एक नेचुरल वे क्या है, अगर फूड की कमी है या किसी चीज़ की स्कैर्सिटी है तो प्राइस बढ़ेगा, ये एक नेचुरल वे है। तो आपको इससे अगर ठीक करना है, स्टेबलाइज करना है, तो आपको दूसरा तरीका अपनाना होगा, न कि आप उसको नियम बना करके फोर्सफुली इसको बैन कर दें। तो इस तरह से जो कई स्टेप लिए गवर्नमेंट ने, जो कि वहाँ की इकॉनमी को बहुत ही नेगेटिवली हैम्पर किया। और इसी दौरान जो कोविड-19 के दौरान हुआ ये कि जो फॉरेक्स का जो सोर्स है श्रीलंका का जो रिज़र्व है, फॉरेन रिज़र्व, उसका एक बहुत बड़ा सोर्स रेमिटेंसेस से आता है। रेमिटेंसेस मतलब श्रीलंका के वो लोग जो बाहर रहते हैं और वहाँ अर्न करते हैं, वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं अपने वहाँ श्रीलंका में, तो उसको रेमिटेंसेस बोलते हैं। तो रेमिटेंसेस में कमी आई, क्यों आई, क्योंकि ग्लोबली जॉब क्राइसिस हुआ था, बहुत सारे लोगों की जॉब गई थी कोविड-19 की वजह से। तो उसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट डिप देखा गया था रेमिटेंसेस में, और फॉरेक्स में भी इसलिए कमी आई। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से श्रीलंका में आज करंट ये सिचुएशन है कि वहाँ पे गवर्नमेंट ने सारे एग्ज़ाम्स कैंसिल किए हुए हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि पेपर इंपोर्ट कर सकें। जो भी मेडिकल में जो भी सर्जरी शेड्यूल्ड थे या ऑपरेशन शेड्यूल्ड थे, वो सब कैंसिल कर दिए गए हैं। ऐसे ही लगभग सारे दूध हो, बेसिक चीज़ें बहुत कई गुना दाम पे बिक रही हैं। तो ये सब क्राइसिस के बड़े सारे रीजन हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ये तुरंत कुछ 1-2 सालों में हुआ है, कई दशकों के डिसीजंस का आज इम्पैक्ट हुआ है। ये ग्लोबल इम्पैक्ट भी इसका एक कारण है। और अभी इसमें कोई और अपडेट आता है तो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे इस बारे में। ओके, थैंक यू।